Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. In the previous lecture, latest हम लोगों ने chapter 9 that is all about accounts of companies क्या किया complete किया clear and accounts of companies में section 128 से लेके 138 के regarding हम already discuss कर चुके हैं but next on जो हमारे 10 sections और pending हैं जो 139 से स्टार्ट होकर तकरीबन 148 तक हमारे चैप्टर 10 के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए होने वाला है क्लियर बिकॉज एज अ प्रोफेशनल ये आपको बहुत एक नॉलेज प्रोवाइड करेगा कि एज एन ऑडिटर आपकी कंपनी के रिगार्डिंग टू क्या ड्यूटीज है, आपके पास एज एन ऑडिटर क्या आपकी पावर्स हैं क्लियर, आपकी अपॉइंटमेंट, आपकी रीअपॉइंटमेंट, आपको रेजिग्नेशन, रिमूवल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि कंपनी में सर आप जैसे नॉर्मल वर्ड बोलते हैं कि कंपनी में अगर लेट इट बी हमें किसी सीए को अपॉइंट करना है, सर क्या इंटरनल ऑडिट करवा रहे हो? नहीं, इंटरनल ऑडिट हमारा सेक्शन 138 के अंदर कवर अप हो चुका। अब मैं इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं, हम एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं जिसको तुम वर्ड बोलते हो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्लियर। बेसिकली हमने ये प्रोविजंस के अंदर रीड आउट किया हुआ है कि एवरी कंपनी इज लायबल टू कंपनी ऑडिट क्लियर, कि हर कंपनी का कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑडिट होना मैंडेटरी है। मैं इनकम टैक्स ऑडिट की बात नहीं कर रहा, मैं जीएसटी ऑडिट की बात नहीं कर रहा, मैं कौन से ऑडिट की बात कर रहा हूं? कंपनी ऑडिट की एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो सर दैट ऑडिट विच इज कंडक्टेड एज पर एनी स्टैट्यूट, एज पर एनी लॉ, एज पर एनी लेजिस्लेशन, दैट ऑडिट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी ऑडिट। दोबारा, दैट ऑडिट विच इज कंडक्टेड। अब जो मैंने ये कंपनी ऑडिट किया, ये किसी लॉ के अकॉर्डिंग टू करा। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग टू करा? सर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टू आपने किया। तो बेसिकली सर ये जो ऑडिट मैं करने जा रहा हूं, इसको मैं क्या नाम दूंगा? स्टैट्यूटरी ऑडिट। एंड जो ऑडिटर इस ऑडिट को कंडक्ट करेगा, दैट ऑडिटर इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्लियर। सो इंटरनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट, इंटरनल ऑडिटर का कॉन्सेप्ट अपने माइंड से बाहर निकालें। अब सर एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एक बाहर का कोई पर्सन, बाहर का एक्सटर्नल ऑडिटर जो है आपकी कंपनी को चेकआउट करने आएगा, आपकी कंपनी की इंस्पेक्शन करेगा, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करेगा क्लियर। तो सर इसके रिगार्डिंग टू, चलो मैंने कौन सा यहाँ पे ऑडिट रीड आउट करना है कि वो कैसे ऑडिट करेगा, मेरा वो मैटर नहीं है। हमारा मैटर लॉ के अकॉर्डिंग टू है कि सर उसकी अपॉइंटमेंट कंपनी में कैसी होगी, उसको रीअपॉइंट कैसे किया जाएगा, कितने टाइम के लिए उसको अपॉइंट किया जाएगा, दैट मींस उसकी टर्म जिसको आप बोलते हो कि नंबर ऑफ ईयर्स क्लियर, कितने साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाएगा। सर उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, एंड अगर आपके केस में कोई ऑडिट कमेटी अलग से बनी हुई है तो मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, उसको बोर्ड अपॉइंट करेगा या ऑडिट कमेटी अपॉइंट करेगी। सर व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द बेसिकली प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर क्लियर। एंड जो वर्ड टू वर्ड आप यहां पे रीड आउट करेंगे एज पर लॉ, सारी थिंग्स एज इट इज क्या होती हैं, फॉलो होती है। अब एक न्यू कंपनी है, उसमें मेरी एज एन ऑडिटर क्या होनी है, अपॉइंटमेंट होनी है क्लियर। अब उसमें मैं भी जो बेसिकली फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा वो इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग टू करूंगा क्लियर। आप यहाँ पे जो रीड आउट करेंगे कि सर ऑडिटर से एक डिक्लेरेशन आपको साइन करवानी होगी एंड कंपनी की ओर से एक ऑफर लेटर आपको आएगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मेरी अपॉइंटमेंट कंपनी में जाएगी एंड एडीटी 1 एक फॉर्म रजिस्ट्रार के पास आपको क्या करना होगा, फाइल। तो एज पर क्राइटेरिया जो इन सेक्शंस के अंदर लिखा होगा वर्ड टू वर्ड हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे क्लियर। एंड सर अगर लेट इट बी कंपनी में आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर लिया गया, क्या जितने टर्म के लिए आपको अपॉइंट किया गया दैट मींस आप क्या फिक्स हो गए क्या? अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं कि
इंडिविजुअल सीए जिसको आपने अपॉइंट किया अपनी कंपनी एक्स लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए, सर उसकी टर्म होती है 5 साल। 5 इयर्स के लिए आप उसको अपॉइंट कर सकते हो इंडिविजुअल को, क्लियर, 5 साल के लिए। तो क्या 5 साल के लिए कंपनी और मैं, क्या हम दोनों बॉन्ड हो गए क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट टर्म आपकी कितनी है, मैक्सिमम 5 इयर्स, बट हर ईयर एक मैनर चलाया जाएगा जिसको हम वर्ड बोलते हैं, हर ईयर आपको सर रिटायर किया जाएगा एंड रीअपॉइंट किया जाएगा, रिटायर किया जाएगा, रीअपॉइंट किया जाएगा, सो दैट कभी भी अगर मान लो मैं टाइम से पहले रिजाइन करना चाहता हूं या कंपनी मुझे निकालना चाहती है, ये भी तो सकते कि मान लो मैं काम अच्छा नहीं कर रहा, ऐसा थोड़ी है कि 5 साल के लिए पक्के हो गए अब मुझे कंपनी से कोई निकाल नहीं सकता, मेरे को तो 5 साल फीस मिलेगी ही मिलेगी। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। या फिर मैं अपनी ओर से सोच रहा हूं कि एज एन ऑडिटर, लो जी 5 साल के लिए मैं तो उस कंपनी में फंस गया, अब मैं किसी और कंपनी में जा नहीं सकता, मेरे को तो इनका काम ही नहीं करना। सर कोई ऐसी बंदिश नहीं, कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि आप 5 साल के लिए 10 साल के लिए फिक्स हो गए कि आपको उनका काम करना ही पड़ेगा या कंपनी आपसे काम करवाएगी करवाएगी, जरूरी नहीं है। हमने जस्ट आपको एक टेन्योर दी थी, मैक्सिमम कितनी, 5 इयर्स, क्लियर। हर साल आपकी रीअपॉइंटमेंट होगी एंड जिस साल आप छोड़कर जाना चाहते हो आप जा सकते हो। कोई एज सच बॉन्डिंग नहीं है कि आपको यहीं पे बैठकर काम करना होगा या हमारे साथ ही करना होगा, क्लियर। तो ऐसी बहुत सारी प्रोविजंस हैं, लाइक डिस्क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग। सर एज एन ऑडिटर आपका इंडिपेंडेंट होना, यहां पे सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो भी पर्सन कंपनी में ऑडिट करने आ रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने आ रहा है, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, दैट पर्सन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अगर वो इंडिपेंडेंट होगा, बेखौफ होके अपना वो काम करेगा, किसी के दबाव में आकर नहीं, किसी की विशेष के अकॉर्डिंग टू नहीं, मेरी मर्जी, मैं जो रिपोर्ट देना चाहता हूं, मैं जो ओपिनियन देना चाहता हूं, मैं अपने आप से वो रिपोर्ट दूंगा, ना कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर, ना कि किसी की विशेष के अकॉर्डिंग टू। सर फिर तो एक बात बताओ, अगर मैंने भी किसी के दबाव में आकर ही काम करना है, फिर इंटरनल ऑडिटर और मेरे में फर्क ही क्या रहा? इंटरनल ऑडिटर में भी आपने एक पॉइंट रीड आउट किया था कि सर इंटरनल ऑडिटर बेसिकली कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, कंपनी के आउटसाइडर से भी हो सकता है। एंड बेसिकली वो जो इंटरनल ऑडिट है वो कौन करवा रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट करवा रही है, यही है, क्लियर। एंड उसकी रिपोर्ट भी किसको जाएगी, कंपनी की मैनेजमेंट को जाएगी। जो भी आपकी वर्किंग है, जो भी आपके सुजेशंस हैं या जो भी आपके फ्रॉड एंड एरर्स आपने फाइंड आउट किए, एवरीथिंग इज रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट। बट दिस रिपोर्ट, कंपनी ऑडिट की रिपोर्ट, जो ये मैं रिपोर्ट यहां पे बनाकर दूंगा, ओपिनियन जो बनाकर दूंगा, सर ये मैनेजमेंट को नहीं, ये रिपोर्ट किसको जाएगी, ओनर्स को, स्टेक होल्डर्स को, जिनका कंपनी में कोई ना कोई स्टेक है, ये रिपोर्ट उनके लिए जा रही है। सर ओनर्स ने तो मुझे स्पेशली अपॉइंट किया कि आप चेकआउट करके बताएं कंपनी में क्या वर्किंग चल रही है क्या नहीं। और अगर मैं भी किसी के साथ मिला हुआ हूं, मैं भी मैनेजमेंट की विशेष के अकॉर्डिंग टू काम कर रहा हूं या उनके साथ इन्फ्लुएंस में आ गया, उनकी फेवर में रिपोर्ट कर रहा हूं, तो फिर सर एज एन ऑडिटर होकर मेरा तो सर मतलब अल्टीमेट मैं तो पार्शियलिटी में आ गया ना, क्लियर। तो हमने सबसे पहली कंडीशन ही क्या रखी, सर जो आपका ऑडिटर, जो स्टैट ऑडिटर है, दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो सर हाउ कुड यू डिफाइन वर्ड इंडिपेंडेंट? आप कैसे वर्ड यूज कर सकते हो कि सर इंडिपेंडेंट कब होगा? तो हम सेक्शंस के अकॉर्डिंग कुछ डिस्क्वालिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप उन पॉइंट्स के अंदर फॉल करें, इवन बिफोर या अपॉइंट होने के बाद। देखो सर, अगर तो बिफोर पहले ही फॉल कर गए, तुम अपॉइंट हो ही नहीं सकते। एंड अगर बाद में फॉल करे, जैसे मान लो पहले मेरी अपॉइंटमेंट हो गई, बाद में कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई, मुझे ऑफिस छोड़ना होगा, मुझे अपनी सीट छोड़नी होगी, मैं सर एज एन ऑडिटर उस कंपनी में काम नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने सेक्शंस के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन क्या करी है, अट्रैक्ट करी है। तो बहुत स्ट्रिक्ट अपने आप में डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, क्लियर। अगर उन पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट में फॉल कर गया, किसी तरह का इन्फ्लुएंस, किसी तरह का दबाव, किसी तरह का कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप या पेक्यूनरी रिलेशनशिप आप वर्ड यूज करते हैं, आप एंटर करें ना, सर यू आर डिस्क्वालिफाइड, यू आर डिस्क्वालिफाइड। एंड आपको उसी टाइम अपना ऑफिस क्या करना होगा, वेकेट करना होगा, कंपनी छोड़नी होगी, आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएंगे, क्लियर।
उल्टा क्वालिफिकेशन में तो कुछ नहीं लिखा हुआ। क्वालिफिकेशन में पता क्या लिखा हुआ है कि पर्सन सीए होना चाहिए एंड इन प्रैक्टिस होना चाहिए, दिस इज द मेन। ये तो सर हमें पहले ही पता है कि अब अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सीओपी, सीओपी मींस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कैन डू कंपनी ऑडिट, ये तो ठीक है। उल्टा इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया, डिस्क्वालिफिकेशंस को एक्सप्लेन किया कि भूल कर भी, गलती से भी इन पॉइंट्स में फॉल मत कर जाना। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहां पे दूर दूर तक तुम्हारा कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। देखो सर, इंडिपेंडेंट होकर, बेखौफ होकर अपनी मर्जी से मैं काम कब कर पाऊंगा, जब मेरा कंपनी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं। जहां कंपनी के साथ मेरा कोई रिलेशन, कंपनी के किसी डायरेक्टर, कंपनी के किसी इंप्लॉय, कंपनी के किसी पार्टनर या केएमपी, किसी भी तरह से मैं रिलेटेड हुआ, वहां पे सर आपका इन्फ्लुएंस आएगा। एंड जहां इन्फ्लुएंस आया वहां पे तेरी ओपिनियन क्या जाएगी, गलत जाएगी। अब सर सिंपल सी बात है, अब एक्स लिमिटेड में जो डायरेक्टर है वो मेरा रिलेटिव, एक्स लिमिटेड में जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर इज बेसिकली केएमपी, केएमपी मींस की मैनेजरियल पर्सन, वो मेरा क्या है, रिलेटिव है। तो सर एक बात बताओ, क्या मैं इंडिपेंडेंट होकर सच्चे मन से, अगर मैं ऑनेस्टी की बात करूं, क्या मैं प्रॉपर वे से ओपिनियन वहां पे दे पाऊंगा? मैं कभी कह पाऊंगा कि मैनेजमेंट गलत काम कर रही? मेरे से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो होगा ना। क्यों इन्फ्लुएंस होगा? क्योंकि वहां का डायरेक्टर मेरा क्या है, रिलेटिव। तो हम चाहते हैं सर आप इस तरह के किसी भी पॉइंट्स में फॉल ना करें, प्योरली सेक्शंस के अकॉर्डिंग टू क्या करें, कंप्लायंस करें। क्लियर? वन बाय वन 139 से लेकर 148 के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको यहां पे मिलेंगे, बहुत सारी अच्छी नॉलेज आप लोगों को मिलेगी। प्लस मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बता चुका, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, ये दोनों टॉपिक्स मिनिमम 15 मार्क्स की आप लोगों की क्या रखेंगे, वेटेज रखेंगे विद एमसीक्यू। दैट मींस 15 मार्क्स में एमसीक्यू प्लस आपके नॉर्मल क्वेश्चंस, 15 मार्क्स तो कम से कम इन टॉपिक्स में आएंगे ही आएंगे। और ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है आईसीआई का, नेचुरली ऑडिटर, वर्ड आप खुद ही सोच लो। बाकी प्रोविजंस एक तरफ, ये टॉपिक इनके मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। इनमें जितना चाहें उतना घुमा सकते हैं, जितना चाहे उतनी प्रोविजंस को वो कहीं ना कहीं से बनाकर क्वेश्चंस डाल सकते हैं। इसीलिए चैप्टर 9 पे भी मैंने प्रॉपर टाइम लगाया, बार बार रिवाइज करवाया, और ये भी 1 to 1 सारी प्रोविजंस टाइम टू टाइम क्या करेंगे, लर्न कर। क्लियर? यस प्लीज, स्टार्ट करते हैं जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने एक इंडेक्स दिख रहा होगा, फर्स्ट पेज पे मार्जिनल हेडिंग्स दिख रही होंगी सेक्शंस के अकॉर्डिंग टू। क्लियर सर? 139 से लेके 148 तक हम लोगों ने यहाँ पे कवरेज करनी है। सबसे पहला सेक्शन 139 ही हमारा किसके रिगार्डिंग टू है? यस प्लीज, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। कि सर पहले तो आप ये बताओ, ऑडिटर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो होती कैसे है? पहले तो हमें यही सिखाएं अल्टीमेटली, क्योंकि क्लाइंट अगर हमारे पास आएगा, देखो अपन तो प्रोफेशनल पॉइंट से बात करेंगे। अब क्लाइंट अगर मेरे पास आएगा, कंपनी का ऑडिट करवाने के लिए आएगा, सर ऐसे ही थोड़ी है कि मैं उनका कंपनी का ऑडिट कर दूंगा। पहले सर उस कंपनी में मेरी अपॉइंटमेंट होगी एज एन ऑडिटर, कि मैं उन कंपनी का ऑडिटर हूं। ऐसा नहीं है जैसे इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म्स आती है, उनमें सर ऑडिटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उनमें अपॉइंटमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जब चाहो इंडिविजुअल का या पार्टनरशिप फर्म्स का ऑडिट कर सकते हो, बट कंपनी का नहीं कर सकते। कंपनी का ऑडिट आप तब कर पाएंगे व्हेन, जब आपकी अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर कंपनी में हो रखी होगी। क्लियर? तो सर ऐसा नहीं है कि मान लो फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया और कंपनी मेरे पास आ गई, लो जी इसका ऑडिट कर दो। सर ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा। अगर आपने उसका ऑडिट करना है तो सबसे पहले आपकी उस कंपनी में क्या होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट होनी चाहिए एज पर द लीगल रूल्स। क्लियर? चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 पढ़िए जी। Applicability. The provisions of section 139 subsection 1 are applicable to all companies except किसको छोड़ के, गवर्नमेंट कंपनीज, any other company owned or controlled directly or indirectly by CG, one or more SG, partly by CG and partly by one or more SG. In simple word, government companies. क्लियर? क्योंकि सर गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर थोड़ा अलग है, उसमें प्रोसीजर अलग है। और यहां पे बाकी सारी कंपनीज पे, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तुम किसी कंपनी का नाम लो,
किसी टाइप ऑफ कंपनी का नाम लो, सब में प्रोसीजर 139 सबसेक्शन 1 क्या होगा, अप्लाई होगा, बट डोंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का प्रोसीजर क्या है, अलग। तो इसने पहले कह दिया एक्सेप्ट, किसको छोड़ के सर, गवर्नमेंट कंपनी को छोड़कर। नेक्स्ट इज, आगे चलिए, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स टिल 6th AGM। अब यहां पे आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, सर ये टिल 6th AGM का मतलब क्या हुआ। यहां पे सर पहले पढ़िए, यस रीड आउट करें, At the first AGM, every company shall appoint an individual or a firm as an auditor. The auditors so appointed shall hold office from the conclusion of first AGM till the conclusion of 6th AGM। अब यहाँ पे ना सर साइड बाय साइड थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं सर। एक तो होता है जी कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर। कंपनी का कौन होता है का फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर मींस जो फर्स्ट टाइम कंपनी में अपॉइंट किया गया। दैट मींस ये तो सर जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी, जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी उस साल का जो ऑडिट करेगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑडिटर। इसकी जो टर्म होगी, इसका जो टाइम पीरियड होगा कंपनी के अंदर, वो होगा टिल फर्स्ट एजीएम। टिल फर्स्ट एजीएम सिर्फ एक साल, क्योंकि बिकॉज यू आर फर्स्ट ऑडिटर। क्लियर। तो मतलब सर ये इनकॉर्पोरेशन से कुछ ही दिनों के अंदर आपको अपॉइंट किया जाएगा एंड आपकी जो टर्म होगी टिल फर्स्ट एजीएम आपको अपना ऑफिस होल्ड करना होगा। एंड एक्चुअल में ऑडिटर्स की जो अपॉइंटमेंट है, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, व्हाटएवर द मैटर जो भी है, ये होते हैं सर एजीएम में। एजीएम मींस एनुअल जनरल मीटिंग एंड दिस इज ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल थिंग है, कुछ स्पेशल बिजनेस थोड़ी है जो एजीएम बुलाई जा रही है। नॉर्मल काम है, हर साल की तरह हम ऑडिटर्स की क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, रीअपॉइंटमेंट करेंगे, और ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, कुछ स्पेशल बिजनेस नहीं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही चलेंगे, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं। पहली बात। ओके सर, अब फर्स्ट ऑडिटर का टाइम तो खत्म, इसने काम चला दिया, पहला साल निकलवा दिया। अब सब्सीक्वेंट ऑडिटर, फर्स्ट तो हो चुका ना, अब उसके बाद जो भी अपॉइंट होगा, मे बी इसी को रख लें, मे बी इसी को रख लें। मैंने ये तो नहीं कहा कि इसको अपॉइंट नहीं कर सकते, जिसको भी रखोगे फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन से, कंक्लूजन मतलब एंड, जिस दिन आपकी एजीएम ये क्या हुई, कंप्लीट हुई, जिस दिन आपका ये सारा मैटर सेटल डाउन हुआ, एजीएम आपकी फाइनलाइज्ड हुई। क्लियर। यहां से 5 साल, यहां से 5 इयर्स के लिए आप सब्सीक्वेंट ऑडिटर को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। अच्छा, फर्स्ट एजीएम के एंड से 5 साल काउंट करना, कितने हुए, 6th एजीएम का कंक्लूजन, 6th एजीएम का कंक्लूजन ना। क्लियर। तो यहां से लेके सर जो आपके 6th एजीएम का कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ, जब तक सर वो कंप्लीट नहीं होती एजीएम, जब तक उसका कंक्लूजन नहीं निकलता, तब तक ये जो ऑडिटर होगा 5 साल के लिए उस कंपनी को, उस ऑफिस को क्या करेगा, होल्ड करेगा। दैट मींस दिस इज योर टर्म, दिस इज योर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, आपको जो अपॉइंट किया जाएगा। अच्छा, एक वर्ड यहां पे यूज किया गया, आपने ध्यान दिया, एक वर्ड यूज किया गया इंडिविजुअल, एंड दूसरा वर्ड क्या यूज किया गया, फर्म। ये फर्क पता आप लोगों को। इंडिविजुअल मींस सर एक सिंगल सीए, फर्म भी, मतलब उसको फर्म भी बोल देते हैं, अलग बात है। एक इंडिविजुअल सीए जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसको वर्ड बोलते हैं एन इंडिविजुअल। एंड जब नंबर ऑफ सीएस पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे होते हैं, प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो उसको वर्ड क्या बोलते हैं, अ फर्म। क्लियर। तो यहाँ पे हल्का सा फर्क है, थोड़ी सी टर्म का भी फर्क है, नंबर ऑफ इयर्स का भी फर्क है। सर अपॉइंट आप किसी को भी करो, मे बी इंडिविजुअल सीए को करो या एक फर्म को अपॉइंट करो। अब जैसे नॉर्मली मैसर्स दीपक आर गोयल एंड एसोसिएट्स, अब हमारी क्या है, फर्म, उन्होंने मेरी फर्म को अपॉइंट करा। हम में से कोई भी ऑडिट करे वो अलग बात है, अपॉइंटेड हमारी फर्म तो है ना, एंड उसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं। समझ रहे हो बात। तो यहां पे ऐसी टर्मिनोलॉजीज नेक्स्ट वन बहुत आएंगी, अभी तो जस्ट 2 वर्ड्स बताए कि सर आप इंडिविजुअल को अपॉइंट करें या फर्म को अपॉइंट करें, बट जिसको भी अपॉइंट करेंगे फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन से लेके 6th एजीएम के कंक्लूजन तक वो ऑफिस क्या करेगा, होल्ड करेगा। दैट मींस 5 इयर्स के लिए हम उसकी क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, एंड दैट ऑडिटर इज कॉल्ड एज
subsequent auditor which is appointed after first audit. तो आपको अगर आगे जाके कॉन्सेप्ट आएगा कि फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है, जो कंपनी में फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड किया गया, इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन किया गया, दैट ऑडिटर इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑडिटर. आगे बढ़िए. After first AGM, after the first AGM, when any appointment of the auditor is made at any AGM, the auditor so appointed shall hold office till the conclusion of sixth AGM. Yes, with the AGM wherein such appointment has been made being counted as the first AGM. क्लियर. तो जिस AGM में नेचुरली सर आपको अपॉइंट किया गया, वहां से लेके सिक्स्थ AGM तक, सिक्स्थ AGM के कंक्लूजन तक आप अपना ऑफिस क्या करेंगे, होल्ड करेंगे. आपकी अपॉइंटमेंट इस टाइम के लिए क्या होगी, होल्ड. एंड दैट इज नॉट मैंडेटरी कि 5 साल के लिए आप पक्के हो गए. जैसे कहते हैं ना सरकारी जॉब लगी कि अब तो हमें कोई उतार ही नहीं पाएगा, 5 साल के लिए क्लाइंट पक्का. ये बात भी नहीं है. ये मैक्सिमम टेन्योर की बात की गई कि एज एन इंडिविजुअल आपकी अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए की गई है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5 साल के लिए पक्का रख लिया, ऐसा भी नहीं है. जब चाहो आप छोड़ के जाना चाहते हो, आप रिजाइन कर सकते हो. एंड जब चाहे कंपनी आपको निकालना चाहती है तो वो भी निकाल सकती है. क्लियर. इसीलिए मैंने वर्ड क्या कहा था सर, आपकी बात बिल्कुल सही. फर्स्ट एजीएम में रेजोल्यूशन पास्ड, आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, आपको रख लिया. क्लियर कि सर आपकी इस कंपनी में एक्स लिमिटेड में क्या हुई, अपॉइंटमेंट हुई. लेट इट बी सर मिस्टर डी. क्लियर. मिस्टर डी की फर्स्ट एजीएम में क्या हुई, अपॉइंटमेंट होगी. सर ठीक है, फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन से सिक्स्थ एजीएम तक ये पर्सन क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा. बट करेगा ही करेगा ऐसा मैंडेटरी. हम क्या करेंगे, हर साल जो यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एजीएम, जितनी भी नेक्स्ट आगे एजीएम्स होंगी, हर एजीएम में तुम्हें रिटायर किया जाएगा, एक बार रिटायर किया जाएगा. एंड अगर मेंबर्स विलिंग होंगे कि आपको कंटिन्यू करवाएं, कि आपका काम बढ़िया था, आपका काम अच्छा था, आपको दोबारा क्या कर दिया जाएगा, रीअपॉइंट. हर साल. समझ गए ना वर्ड. तो ना तुम्हारे पे किसी तरह की बॉन्डिंग है, ना बाइंडिंग है, ना कंपनी पे किसी तरह की बाइंडिंग है कि हम तो फंस गए जी 5 साल के लिए आपको अपॉइंट करके. नहीं सर, कंपनी के पास रिमूव करने की, आपके पास रिजाइन करने की पूरी क्या है आपकी ऑप्शंस. क्लियर. कहीं आप सोचो जी मैं तो 5 साल के लिए पक्का, ऐसे तो फर्म को 10 साल मिलते हैं लगातार. ये तो इंडिविजुअल था ना, फर्म को कितने साल मिलते हैं, 10 साल मिलते हैं. तो आप तो कहोगे जी मैं तो 10 साल के लिए फंस गया. ये कंपनी कहे जी 10 साल के लिए हम तो ये ऑडिटर अपॉइंट कर लिए. कहते नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है. हर सब्सिक्वेंट एजीएम पे आपको रिटायर, रीअपॉइंट किया जाएगा. एंड अगर किसी भी मेंबर ने, मान लो तुमने पहले साल काम करा, सेकंड एजीएम में काम करा, अच्छा काम करा, मेंबर्स कहते जी अपॉइंट कर लो, चलो आपको दोबारा रीअपॉइंट कर लिया. थर्ड एजीएम पे जाकर आपकी कंप्लेंट्स आनी शुरू होगी. क्लियर कि आप काम अच्छे से नहीं कर रहे, मेंबर्स आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, मेंबर्स की विलिंगनेस है कि आपको रिमूव किया जाए, आपको उतारा जाए, आपकी जगह किसी और को अपॉइंट किया जाए. ठीक है सर, हमने तो वैसे भी आपको रिटायर करना ही करना है, रीअपॉइंटमेंट का दोबारा अपॉइंट नहीं आएगा, आपको उतार देंगे, आपकी जगह जिसका नेम नेक्स्ट आगे रिकमेंड किया जाएगा ऑडिटर का, उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा. बट ऐसा मत समझना कि वन टाइम अगर आप अपॉइंट हो चुके तो आप कंपनी में अपॉइंटेड ही रहेंगे. ये मैक्सिमम टेन्योर था 5 साल इंडिविजुअल के लिए, 10 साल फर्म के लिए. क्लियर. हाँ जी सर, 5 साल के टेन्योर खत्म हो गया, आफ्टर दैट कूलिंग पीरियड एक आगे जाके वर्ड आएगा. 5 साल जब आपकी टर्म, एक टर्म इंडिविजुअल की, एक टर्म फर्म की, 2 टर्म्स, 2 टर्म मतलब 5-5 साल की, तभी 10 साल बोल लगातार. क्लियर. और लगातार ऐसा नहीं कह रहे 5 साल, लो जी 1 साल काम कर लिया, 2 साल बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा. ना ना ना, अगर अपॉइंटमेंट हो रखी है, इफ यू आर विलिंग काम करने के लिए, तो 5 साल लगातार टर्म चलेगी आपकी. समझ गए ना. ऐसा नहीं है कि 2 साल काम कर लिया फिर छोड़ दिया, 2 साल फिर आगे, ऐसा नहीं चलेगा. क्लियर. अगर तुम अपॉइंटेड हो, मेंबर्स विलिंग हैं, तुम भी काम करने को विलिंग हो, तो 5 साल लगातार, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स. क्लियर. ऐसा तो वही है ना, सारी प्रोविजनें धीरे धीरे बाहर आती रहेंगी. पहले अपन बुक के अकॉर्डिंग टू चलते हैं, क्योंकि सारा टॉपिक ही ये इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी नई बातें आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी. क्लियर. आगे चलिए पढ़िए जी. As a consequence of amendment of section 139 of the Companies Act 2013 by the Companies Act 2017, there is no requirement of
ratifying the appointment of auditor. That means पहले एक ऑडिटर की रेटिफिकेशन, जो अपॉइंटमेंट की रेटिफिकेशन होती थी पहले, वो प्रोविजन होती थी, बट अब ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको उनकी अपॉइंटमेंट को रेटिफाई करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या कर दिया, वाइप आउट कर दिया, हमारे पॉइंट पे है ही नहीं अल्टीमेटली। नेक्स्ट इज मैनर एंड प्रोसीजर, इसको थोड़ा ध्यान से रीड आउट करना। मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स, रूल 3 के अकॉर्डिंग पढ़िए जी। The manner and procedure of selection of auditors by the members of the company at any AGM shall be such as may be prescribed. बिल्कुल। Rule 3 of the company's rules 2014 prescribes the following procedure. बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताओ, अल्टीमेट कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो किसके हैंड्स में होती है? BOD, that is called as बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड पार्टिसिपेट किया करो, बोला करो माड़ा मोटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर अगर एक आपने नाम लेटेस्ट सुना था कि कुछ वेरियस कमेटीज भी बनी होती हैं समटाइम्स, की बोर्ड की इफेक्टिव वर्किंग के लिए बोर्ड अपने आप को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, क्लियर, इनटू नंबर ऑफ कमेटीज, एंड अ प्रॉपर कमेटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय नेम ऑडिट कमेटी, बाय अ नेम ऑडिट कमेटी। तो सर देखो, अगर तुम्हारे यहाँ पे ऑडिट कमेटी बनी होगी, अगर एज पर सेक्शन 177 क्लियर तुम्हारे यहाँ पे ऑडिट कमेटी बनी होती है, तो कहीं ना कहीं पहली प्रेफरेंस, पहला काम ऑडिटर्स को अपॉइंट करने में, ऑडिटर्स की सिलेक्शन करने में, उनका मैनर डिसाइड करने में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ऑडिट कमेटी की। वो ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन किसको प्रोवाइड करेगी? बोर्ड को। बोर्ड आगे किसको करेगा? मेंबर्स को। यही चेंज चलेगी। नहीं पहले क्या होता था, बोर्ड खुद ही क्या करेगा, डायरेक्टली रिकमेंड करेगा मेंबर्स को, मेंबर्स उसको क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। बट सर अगर तुम्हारे यहाँ पे ऑडिट कमेटी बनी हुई है, तो ऑडिट कमेटी किसको बताएगी? बोर्ड को। बोर्ड नेक्स्ट आगे किसको बताएगा? मेंबर्स को। मेंबर्स उसके ऊपर क्या देंगे? अप्रूवल, कि हाँ इसको अपॉइंट करो। आगे चलिए, द क्वालिफिकेशन, यस प्लीज। The qualifications and experience of the individual of the firm proposed to be appointed as auditor shall be considered by, सर उस ऑडिटर की, और जो इंडिविजुअल या फर्म, मैं दोनों ऑप्शंस लेके चल रहा हूं, मे भी शायद आप इंडिविजुअल को अपॉइंट करें, मे भी शायद आप फर्म को अपॉइंट करें, मेरे लिए तो दोनों है, क्लियर। इंडिविजुअल या फर्म, जिसको भी तुम अपॉइंट करने की बात कर रहे हो, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस आपको कंसीडर करना चाहिए। आपको मतलब बोर्ड को या ऑडिट कमेटी, इन एनी केस, क्या लिखा हुआ है? इन केस द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। सर हर कंपनी में जरूरी नहीं है, हर कंपनी में ऑडिट कमेटी जरूरी नहीं है। एज पर द रेलेवेंट सेक्शन, अगर तुम्हारे यहाँ पे मैंडेटरी है कि ऑडिट कमेटी बनी होनी चाहिए, और इस ऑडिट कमेटी को हेड कौन करेंगे? होंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही है। वो मैंने आपको पॉइंट बताया नहीं था कि अब मान लो जी, आपकी कंपनी में आपने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैक्सिमम कितने होते हैं जी? 15। डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 15। एंड इवन इसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के आप क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो। अब सर 15% तुमने इकट्ठा कर रखे हैं, 15 डायरेक्टर्स इकट्ठा कर रखे हैं, काम तुम में से कोई एक नहीं करता। एंड जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जब पेनल्टी की बात आती है, सब एक दूसरे पे क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं कि जी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इससे बढ़िया अपने आप को डिवाइड ही कर लो, अपने यहाँ पे पर्टिकुलर कमेटीज बना लो। वो पढ़ा था, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, CSR कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये आ गई एक फोर्थ, कौन सी? ऑडिट कमेटी। सर अपने आप को डिवाइड कर लो, अपने आप को डिवाइड कर लो। अब हमें इतना पता है, इनके जो फंक्शंस होंगे, इनका जो काम होगा ना ऑडिट कमेटी का, ये इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके अलावा किसी और की नहीं। अब इनमें मान लो 3 डायरेक्टर्स बैठे, ऑडिट कमेटी में कौन बैठे हैं? 3 डायरेक्टर्स जो इसके हेड हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 3 की है। मैं बाकियों से नहीं पूछूंगा 12 से क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इनसे पूछूंगा, बिकॉज ऑडिट कमेटी का हेड कौन है? तो आप, तो तभी कह रहा हूं कि अगर सर तुम्हारे केस में मैंडेटरी है, देन आपको, या नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर्स की जो क्वालिफिकेशन है, जो उनका एक्सपीरियंस है, कंसीडर करना चाहिए। कि यहां पे साइड पे लिख Q&E ऑफ ऑडिटर, Q&E ऑफ ऑडिटर्स, याद रहेगा वर्ड Q&E, मतलब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस टू बी कंसीडर्ड बाय, किसके द्वारा? किसके द्वारा? बोर्ड या ऑडिट कमेटी, इन केस ऑडिट कमेटी आपके यहां बनी हुई है। दूसरा पॉइंट, यस प्लीज। व्हाइल कंसीडरिंग द अपॉइंटमेंट, अब थोड़ा प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं।
while considering the appointment the board, देख स्लैश क्या लिखा हुआ है, जो भी तुम्हारे है यहाँ पे, shall have due regard to, किसको, नंबर 1 पॉइंट, any order of professional misconduct passed against the proposed audit. चेक कर, अपॉइंटमेंट करते टाइम चेक कर कि जो वो इंडिविजुअल या फर्म है क्या उसके अगेंस्ट प्रपोज्ड ऑडिटर हुआ ना, वर्ड प्रपोज्ड, जो अपॉइंट होने के लिए आया है या जिसका नेम हमारे सामने आया है कि ये प्रपोज्ड है जी, इनको हम रख सकते हैं, चेक कर इनके अगेंस्ट कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो नहीं है, इन्होंने कोई मतलब किसी तरह की लिटिगेशन, किसी तरह की प्रोसीडिंग, किसी तरह का पेंडिंग सूट इनके अगेंस्ट हो। और रेपुटेशन तो चेक कर लो, रेपुटेशन तो चेक कर लो, ऐसे ऑडिटर तुम अपॉइंट करोगे जिन्होंने तो जी पहले कितने सारे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करे हुए हैं, कितनी बार तो इनका सीओपी कैंसिल हो गया, ऐसे ऑडिटर को रखोगे क्या? लॉ में क्या लिखा गया, पहले उनका ये चेकआउट कर, अपॉइंटमेंट के टाइम ही चेकआउट कर क्या तुम्हारे अगेंस्ट कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो नहीं है, कोई ऑर्डर निकला हो तुम्हारे अगेंस्ट या कोई तुम्हारे अगेंस्ट कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग, पेंडिंग सूट्स। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ो, एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ पेंडिंग, या फिर आपके अगेंस्ट हुआ है एंड प्रोसीडिंग उसकी क्या है, पेंडिंग है। सर आप आई थिंक सो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए, चेकआउट करना चाहिए। साइड पे वर्ड लिख, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब देख यहां पे सर हमने क्यू एंड ई देख लिया, क्यू एंड ई का मतलब क्या था, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, उसमें पास है, बंदा पास है जी, कि वो पर्सन क्वालिफिकेशन भी उसकी सही है जो एज पर लॉ होनी चाहिए, एंड एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, बढ़िया है, क्लियर। एक्सपीरियंस के रिलेटेड लिखा कहीं नहीं हुआ कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर वो आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग तो देखो, ऐसे तो फ्रेशर्स को कभी काम ही नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। अगर ऐसी कंडीशन आने लग गई कि कंपनीज का ऑडिट तो सिर्फ वो करेंगे जो 10 साल की प्रैक्टिस में है, जिनको 10-10 साल हो चुके हैं, फिर तो फ्रेशर्स को कभी काम ही ना मिले। सर एक्सपीरियंस मींस आप अपने अकॉर्डिंग जो सूटेबल पर्सन होगा आप अपॉइंट कीजिए, क्लियर, ओके। दूसरी बात, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट चेकआउट करना था कि तुम्हारे अगेंस्ट कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का कोई ऑर्डर या कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग हो, कहता नहीं है सर, ये भी क्लीन है, आगे चल। द बोर्ड या ऑडिट कमेटी may call for such other information from the proposed auditor as it may deem fit. बाकी माड़ी मोटी जांच पड़ताल और करो, इंफॉर्मेशन और लो, whatever you want to take it from the auditor, आप अपनी पूरी की पूरी तसल्ली करो, क्लियर, समझिए ना कि बोर्ड ऑडिट कमेटी पूरी छानबीन करके पूरी जो उसको जस्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन चाहिए आप लो। अब हो चुका ना तुम्हारे अकॉर्डिंग ये पर्सन क्या है, सूटेबल, क्लियर, कि सर इसका क्यू एंड ई वो भी अच्छा है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वो कोई नहीं है, एंड जो मुझे रिक्वायर्ड अदर इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो भी मैंने ऑब्टेन कर ली, मेरी नजर में ये बंदा पास, ओके। यहां से नेक्स्ट आगे पॉइंट चेंज, पहले 3 स्टेप चेंज नॉर्मल, आगे चल। इन केस the company is not required to constitute the audit committee, देख जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं बनती, जिस केस में मैंने कहा था ऑडिट कमेटी बनना कौन सा जरूरी थिंग है, तुम्हारे यहां पे ऑडिट कमेटी नहीं बनती तो इन दैट केस बोर्ड ही होली सोली काम संभालेगा, क्लियर। देन जो भी रिकमेंडेशन करनी है, जो भी अपॉइंटमेंट सिलेक्शन करनी है वो कौन करेगा, बोर्ड। अगला वर्ड पर क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड शैल कंसीडर एंड रिकमेंड एन इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर, किसको, टू दी मेंबर्स। मैंने पहली वर्ड क्या कहा था, सर अगर ऑडिट कमेटी नहीं बनती, तुम्हारे यहां पे नहीं होती, तो बोर्ड कंसीडर करके सब कुछ, ये ऊपर जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े इनको कंसीडर करके एक मेंबर, क्लियर, सॉरी एक इंडिविजुअल या फर्म जिसको भी तुम एज एन ऑडिटर रखना चाहते हो उसका नेम रिकमेंड करेगा, अपॉइंट नहीं वर्ड बोला, मेरे पास पावर नहीं है, बोर्ड के पास पावर नहीं है, पावर किसके पास है, मेंबर्स के पास। क्योंकि सर ये कौन सा ऑडिट है, ये कौन सा ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, जिसमें ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, स्टेक होल्डर्स, ऑनर्स, मेंबर्स, नॉट द मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर में, इंटरनल ऑडिटर के केस में उसकी अपॉइंटमेंट किसने करी थी, मैनेजमेंट। समझ गए ना फर्क। तो मैं जस्ट यहाँ पे वर्ड रिकमेंड करूंगा जी, मेरे अकॉर्डिंग ये पर्सन सूटेबल, बाकी मेंबर्स देखेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, बट मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं रिकमेंड कर रहा हूं। आगे चलो, नेक्स्ट इज इन द एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट। मेरा काम कंप्लीट, मैंने क्या करा, बोर्ड ने ये कंसीडर करने के बाद एक नेम रिकमेंड कर दिया, किसको, मेंबर्स को, जी मेरे अकॉर्डिंग ये फर्म, ये इंडिविजुअल अपॉइंटेड होने के लिए सूटेबल पर्सन है, बाकी आप जैसा कहेंगे हम तो वैसा करेंगे।
क्लियर। नेक्स्ट इज इन केस, अच्छा ये पॉइंट अलग, ये पॉइंट क्या था, यहां तक क्या था, अगर ऑडिट कमेटी नहीं बनती। अब आगे पढ़, क्या लिखा हुआ है, इन केस the company is required to constitute the audit committee. अब तुम्हारे यहां पे क्या बनती है, अब सर बोर्ड डायरेक्टली तो नहीं करेगा, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, पहले ऑडिट कमेटी से पूछ, ये कंसीडर करेंगे, ये रिकमेंड करेंगे किसको, बोर्ड को, बोर्ड आपस में देखेगा, चेकआउट देखा, अल्टीमेट होली सोली तो सबकी रजामंदी चाहिए ना। ऑडिट कमेटी में तो तेरे कितने थे, वो 3 डायरेक्टर थे, बट रजामंदी तो सबकी चाहिए ना, टोटल बोर्ड की चाहिए। ये ऑडिट कमेटी वाले नेम रिकमेंड करेंगे किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के अपना सारा चेकआउट करेंगे कि सच में ये पर्सन सूटेबल है या नहीं है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट नेक्स्ट आगे नेम रिकमेंड करेंगे। अब हो सकता है मैंने रिकमेंड करा, मैं कौन, ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड करा, किसको रिकमेंड करा, बोर्ड को, बोर्ड मना कर दे कि नहीं जी सूटेबल पर्सन नहीं है, दोबारा रिकंसिडर करो, दोबारा पर्सन किसी और को अपॉइंट करो, ये पर्सन हमारे अकॉर्डिंग टू ठीक नहीं है। मैं बार बार वर्ड के बोल रहा हूं, अब तुम 3 पर्सन थोड़ी बताओगे, ऑडिट कमेटी थोड़ी बताएगी कि अल्टीमेट कंपनी में कौन है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है ना। सोचना तो हम सबने है, हो सकता है कि हमें तुम्हारे सूटेबल पर्सन जिसको तुमने सिलेक्ट किया हमें अच्छा नहीं लगा। पढ़िए सर, नंबर 1 फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड। नंबर 1 द ऑडिट कमेटी shall recommend the name of an individual or a firm as auditor to the board for consideration. फॉर क्या लिखा हुआ सर, कंसीडर कर, मैंने आपको एक नेम रिकमेंड किया कि हमारे अकॉर्डिंग, मैं कौन, ऑडिट कमेटी, किसको बता रहा हूं, बोर्ड को। क्या चीज, मैंने सर आपको एक नेम रिकमेंड किया है, वो इंडिविजुअल का या वो फर्म का जिसको हम ऑडिटर की तरह अपॉइंट करना चाहते हैं, सर प्लीज कंसीडर इट, एंड आफ्टर दैट अगर आपको सही लगता है देन आप नेक्स्ट ऑन किसको, मेंबर्स को क्या कर दीजिए, एजीएम में प्रपोजल रख दीजिए। आगे पढ़िए, इफ नाउ 2 केस, पहला इफ बोर्ड एग्रीज, दूसरा इफ बोर्ड डिसएग्री। पहला केस इफ बोर्ड एग्रीज, यस, If board agrees with the recommendation of the audit committee, it shall further recommend such individual or such. फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो चेन सीधी होगी। मैंने किसको बताया, बोर्ड को, बोर्ड ने आगे किसको बताया, मेंबर्स को, मेंबर्स उसके ऊपर क्या करेंगे, अप्रूवल, हो गया सिलेक्ट, हो गया आपका ऑडिटर पॉइंट, क्लियर। बट दिक्कत कब आएगी, मैंने किसको बताया, बोर्ड को, बट बोर्ड ने क्या कर दिया, डिसएग्री, कि हम आपकी ये रिकमेंडेशन से डिसएग्री करते हैं, ये पर्सन सूटेबल पर्सन नहीं है। ओके, if the board disagrees with the recommendation of the audit committee, it shall refer back the recommendation. Refer back, underline the word, it shall refer back the recommendation to the audit committee for reconsideration, but underline the word, citing reasons for such disagreement. ऐसे ही नहीं, मेरे को बंदा जचा नहीं जी, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, जिसकी फोटो अच्छी नहीं थी, ये काम नहीं है, रीजन प्रॉपर बता साथ में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रीजन साथ में देने होंगे, किस बात के रीजन, कि सर आप इस बात से क्यों डिसएग्री करते हो कि हमारे द्वारा किया गया रिकमेंडेड पर्सन आपको सूटेबल नहीं लगा, रीजन साथ में बता। अगर रीजन तेरे सही होंगे, जस्टिफाइड होंगे, मैं बिल्कुल दोबारा रिकंसिडर करूंगा, मैं उसको छोड़ दूंगा एंड तुम्हारे अकॉर्डिंग टू काम करूंगा। आगे चल, इफ द ऑडिट कमेटी after considering the reasons given by the board decides not to consider its original recommendation. ये भी अड़ गई, ऑडिट कमेटी वाले भी अड़ गए, किस बात पे, बोर्ड वाले तो आधे पागल, इनको तो पता ही नहीं है क्या रीजन दे रहे हैं क्या नहीं, और ना तुम्हारा कुछ जस्टिफाई रीजन है कि मैं अपने आप को चलो समझा भी लूं। मैं नहीं करूंगा, मेरी ओर से तो मैंने जो ओरिजिनल रिकमेंडेशन दी थी मैं रिकंसीडर नहीं करूंगा, मैं तो उसी पर्सन को क्या करूंगा, अपॉइंट करूंगा। मतलब ऑडिट कमेटी और बोर्ड के बीच में लड़ाई छिड़ गई, क्लियर। ये क्या, बोर्ड कहता जी दोबारा रिकंसीडर करो, ये कहता जी हम नहीं करेंगे, क्यों, तुम्हारे जो रीजंस हैं वो जस्टिफाइड नहीं, सही नहीं है। आगे चल, एंड द बोर्ड कंटिन्यूज टू डिसएग्री, और बोर्ड भी नहीं मान रहा इस बात के लिए, ना तुम मान रहे हो ना वो, ठीक होगा, आप दो वे रुस बैठे तो मनाऊ कौन वे, वही साहब है, ना बोर्ड मान रहा है ना ये मान रहा है, दोनों अपनी अपनी बात पे लगे हुए हैं। आगे, विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, नाउ फाइनल पावर किसके पास है, ऑडिट कमेटी को कौन पूछता है, उसको कौन पूछेगा, अल्टीमेट पावर तो किसके पास है, बोर्ड। कहता तुम ना मानो, ऑडिट कमेटी कहते जी हम तो ओरिजिनल रिकमेंडेशन ही देंगे, हम रिकंसीडर नहीं करेंगे। कहता ना मानो, और मैं स्टिल एज अ बोर्ड स्टिल मैं उस बात से क्या करता हूं, डिसएग्री करता हूं कि मैं उस पर्सन को नहीं रखूंगा, मेरे लिए वो सूटेबल नहीं है।
ओके, द बोर्ड शेल अल्टीमेटली, आगे कौन आएगा? बोर्ड। ऑडिट कमेटी तो रुस के बैठी है साइड पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। द बोर्ड शेल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट विद द कमिटी। मैं अपने रीजन रिकॉर्ड करूंगा कि मेरा और कमेटी के साथ क्या रौला था, किस बात के हमारे रीजंस थे, जो जिस बात के लिए मैं डिसएग्री करता था मैंने रिकॉर्ड कर दिया। एंड सेंड इट्स, चलेगी तो मेरी फिर, सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द मेंबर्स इन द एजीएम। ऑडिट कमेटी को गेम से बाहर ही कर दिया, तुम रुस्से रहो, तुम रूठे रहो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हें मनाएंगे ही नहीं, क्लियर है। हमने आपको कहा था रिकंसिडर करने के लिए, तुम कहते जी हम तो रिकंसिडर करने नहीं वाले, बोर्ड हम खुद रूल लेंगे। अल्टीमेट पावर किसके पास है? बोर्ड के पास। यार होना तो सबकी रजामंदी से है ना, ये थोड़ी कि अगर पर्टिकुलर कोई पावर आप लोगों को दे दी गई तो आप उसको अनऑथराइज्ड यूज करोगे। हमने जब आपको इतने पर्सन ने कहा, मान लो लेट इट बी ऑडिट कमेटी में 3 और बाकी पर्सन 12, अगर हम लोगों ने आप लोगों को रिकंसिडर करने के लिए कहा है, कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। हमारी कोई खुंदक तुमसे तो है नहीं, ठीक है ना, किसी तरह की कि हमें कोई दुश्मनी है तुमसे कि आपको स्पेशली कहेंगे नहीं जी दोबारा काम करवाना है, कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। तुम कहते जी हम तो नहीं करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग तो ओरिजिनल जो रिकमेंडेशन थी हम तो उसी को अपॉइंट करेंगे। और बोर्ड इस बात से स्टिल क्या कर रहा है? डिसएग्री कर रहा है, कहता हम भी नहीं करने वाले। तो अल्टीमेट सर मैं तो क्या करूंगा, अपने जितने भी इसके रीजंस हैं रिकॉर्ड कर दूंगा एंड अपनी रिकमेंडेशन, बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन ऑन इट्स ओन क्या करेगा, मेंबर्स को भेज दे कि ऑडिट कमेटी को छोड़ो परे, आप खुद ही चलते। चलेगी तो अल्टीमेट मेल, सिंपल सी बात। आगे, एंड इफ द ऑडिट कमेटी, अच्छा एक पॉइंट और हो सकता है इसमें, तो क्या था, बोर्ड डिसएग्री करता है, डिसएग्री करते हुए बोर्ड ने ऑडिट कमेटी को क्या कहा था? रिकंसीडर करने के लिए, और ऑडिट कमेटी ने रिकंसीडर नहीं किया था। एक पॉइंट तो रह गया कि सर बोर्ड डिसएग्री कर रहा है, आपको रिकंसीडर करने के लिए कहा गया एंड आप रिकंसीडर करने के लिए तैयार हो गए। दैट मींस आपने मुझे कहा था कि इसको रिकंसीडर करो, मैं एग्री कर गया, ठीक है सर जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेते हैं। पढ़िए, इफ ऑडिट कमेटी, if the audit committee after considering the reasons given by the board decides not to reconsider its recommendation and the board agrees with the recommendations of the audit committee, the board shall recommend the name of the individual of the firm as recommended by the audit committee। ये तो पॉइंट इन्होंने यही रिपीट नहीं कर दिया, decides not to reconsider its original recommendation, ये ऊपर भी यही था। बोर्ड डिसएग्री कर रहा था, नीचे बोर्ड भी मान गया। अच्छा बोर्ड आगे मान गया, सॉरी। एंड द बोर्ड क्या लिखा हुआ है? एग्रीज विद, बोर्ड एग्रीज विद, मतलब इस बार बोर्ड को झुकना पड़ा। सिंपल सी बात है कि ऑडिट कमेटी कहती हम तो नहीं मानने वाले, हम तो कहेंगे जी यही पर्सन क्या होना चाहिए, सूटेबल पर्सन अपॉइंट होना चाहिए। तो ठीक है सर, अब अल्टीमेटली बोर्ड कहता है जैसा आप कहोगे वैसा कर लेते हैं, भी और क्या करें, तुमने भी कुछ सोच समझ कर ही बताया होगा, ठीक है ना। अब उल्टा बात चल रही है, द बोर्ड एग्री विद द सेम, तो ठीक है सर, वो जो नेम उन्होंने रिकमेंड किया था, ऑडिट कमेटी ने जो नेम रिकमेंड किया था, वो नेम हम नेक्स्ट ऑन आगे क्या कर देंगे, पास ऑन कर देंगे मेंबर्स को इन द एजीएम फॉर द अप्रूवल। सो इन दिस मैनर आपका जो ऑडिटर है वो क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। स्टार्टिंग से अगर नॉर्मली हम बात करें यहाँ पे कि कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किए, सर सबसे पहले तो नंबर 1 पॉइंट क्या था, Q and E, दैट इज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस टू बी कंसीडर्ड बाय किसके द्वारा, बोर्ड और ऑडिट कमेटी, इन केस तुम्हारे यहाँ पे ऑडिट कमेटी बनती है। नंबर 2 पॉइंट क्या था, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की, कोई अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हुआ हो या कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग हो, तो सर बिफोर अपॉइंटमेंट या एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, जो भी यहाँ पे इनका प्रोसेस है कि कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इनके अगेंस्ट तो नहीं। ओके, नंबर 3, बोर्ड या ऑडिट कमेटी अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन अगर वो लेना चाहती है एज इट में डीम फिट, तो टाइम टू टाइम वो भी ले सकती है। यहां तक प्रोसेस हमारा सिंपल था। नेक्स्ट नंबर 4 हमारा क्या पॉइंट आया सर, 2 अलग अलग केस हैं, क्या आपके यहां ऑडिट कमेटी बनती है या नहीं बनती, क्लियर। अब यहां पे मैं अलग अलग केस कर रहा हूं, सर मान लो आपके ऑडिट कमेटी नहीं बनती, ऑडिट कमेटी आपके बनती है, अलग अलग केस। अगर ऑडिट कमेटी नहीं बनती तो डायरेक्टली जो आपका बोर्ड है
ये रिकमेंडेशन किसको प्रोवाइड करेगा? मेंबर्स को। मेंबर्स को क्या करेंगे? नेम रिकमेंड, नॉट डिक्लेयर। रिकमेंड करेंगे। अपॉइंटमेंट उनकी कौन करेगा? मेंबर्स, बाय अप्रूविंग इन द एजीएम। क्लियर? पहला। नेक्स्ट आगे पॉइंट क्या था सर? अगर आपकी यहाँ पे ऑडिट कमेटी बनती है तो ये सारा मैटर पहले ऑडिट कमेटी किसको बताएगी? बोर्ड को। बोर्ड आगे किसको बताएगा? मेंबर्स को। एंड मेंबर्स उसके ऊपर क्या करेंगे? अपनी अप्रूवल प्रोवाइड। सिंपल केस। अगला केस क्या था? ऑडिट कमेटी ने किसको बताया? बोर्ड को। सर कंसीडर करने के लिए भेजा, बट बोर्ड ने क्या कहा? सर बोर्ड डिसएग्री कर गए। पहला केस क्या था? एग्री कर गए एंड नेक्स्ट ऑन आगे उन्होंने मेंबर्स को दे दिया। अब क्या है? बोर्ड ने इनको दोबारा ऑडिट कमेटी को रिकंसीडर करने के लिए भेजा विद साइटिंग रीजंस साथ में लिखकर कि इसको रिकंसीडर करना। अब यहां पे पॉइंट क्या आया? बात यह है ऑडिट कमेटी वो तो कह रही है जी हम तो नहीं मानने वाले। दोनों केसेस में ऑडिट कमेटी एक बात पे अड़ी हुई है, क्या? हमारी तो जो ओरिजिनल रिकमेंडेशन है वो तो वही रहेगी, हमारे अकॉर्डिंग तो वही पर्सन क्या होगा? अपॉइंट होगा, हम नहीं मानने वाले। पॉइंट 2 थे। क्या बोर्ड इस बात से अग्री करता है या डिसएग्री करता है? अग्री वाला लास्ट पॉइंट था जो अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा। अगर तो मान लो पहले ऑडिट कमेटी ने किसको बताया? बोर्ड को कंसीडर करने के लिए भेजा, बोर्ड माना नहीं। बोर्ड ने क्या कर दिया सर? मना कर दिया कि ये पर्सन ठीक नहीं, इसको रिकंसीडर करो। ऑडिट कमेटी कहती हम भी नहीं मानने वाले, हम तो क्या कहेंगे जी, हम रिकंसीडर नहीं करेंगे, हमारे तो ओरिजिनल रिकमेंडेशन वही रहेगी जो पहले थी। क्लियर? अब बात यह है कि अगर बोर्ड मान लेता है, ठीक है भाई जैसा तुम कहो, फिर तो ये आगे किसको बताएगा? मेंबर्स को। एंड मैटर वहीं का वहीं क्या करो? खत्म करो। वही रिकमेंडेशन, वही जो ओरिजिनल थी ना, सेम रिकमेंडेशन मेंबर्स को नेक्स्ट ऑन आगे क्या की जाएगी? पास की जाएगी। बट सर अगर बोर्ड क्या करता है? डिसएग्री। बोर्ड क्या करता है? डिसएग्री। इन दैट केस मैं जो भी रीजंस होंगे, देखो ना तुम मान रहे हो ना मैं मान रहा हूं, मैं अपने रीजंस क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा फॉर दी डिसएग्रीमेंट, जो भी आपके यहां पे रीजंस होंगे। क्लियर? एंड मैं अपनी इट्स ऑन रिकमेंडेशन, मैं अपनी रिकमेंडेशन बना के डायरेक्टली, मैं कहा जी तुम छोड़ो परे, तुमसे पूछेंगे ही नहीं, अपनी रिकमेंडेशन बना के मेंबर्स को इन द एजीएम क्या करेंगे? पास ऑन करेंगे। दिस इज द होल सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, जो कि एवरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट किसको छोड़ के? गवर्नमेंट को। हुआ क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट आगे देखो जी, मेंबर्स बनाकर वो डिसअप्रूव करो, फिर दोबारा ये सारा प्रोसेस दोबारा चलेगा। क्लियर? बट अगर तुम लोगों ने सिलेक्शन करी है, वही बात है ना, मेंबर्स उसको डिसऑन क्यों करेंगे? क्लियर? अब अगर तो कोई प्रॉपर, देखो हर चीज का एक रीजन होता है, अगर कोई जस्टिफिकेशन है, आप कह रहे हो जी लिटरली सर मुझे इस बात में कमी फील हो रही है, ठीक है सर मना कर दो, हमें कोई इश्यू नहीं, हम दोबारा प्रोसेस करेंगे, हम नया पर्सन ढूंढेंगे, बट कोई रीजन तो होगा। ये आगे पॉइंट्स आएंगे, आई थिंक सो अगले वाले पॉइंट में ही है। चलिए नेक्स्ट आगे। जस्ट अ मिनट। वो अभी तंग करेगा। कहां से? कीबोर्ड तो पहले वो रखा है। एक बार हो जाओ, शुक्र। चलिए जी नेक्स्ट आगे, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। इससे पता रहता है आगे इसके पंगे नहीं लेने, जो चल रहा है वो चलने दो। नेक्स्ट आगे, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। अच्छा एक वर्ड हमने पढ़ा था, हर साल कंपनी, वैसे पहला पॉइंट स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? फर्स्ट एजीएम में आपको अपॉइंट किया जाएगा एंड टिल 6th एजीएम तक आप अपॉइंटेड रहेंगे ही रहेंगे, ये जरूरी नहीं। उसी पे पॉइंट आया सेक्शन 139(9) एंड 139(10). पढ़िए जी, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। सर एवरी ईयर आपको रिटायर किया जाएगा, एंड अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोई गलत नहीं बोलता,
तुम्हारे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं आती, या किसी ने कोई विलिंगनेस नहीं जताई कि हम आपकी जगह किसी और को रखना चाहते हैं, ठीक है, आप ही को क्या कर लिया जाएगा, रीअपॉइंट कर लिया जाएगा। क्लियर? पढ़िए, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। इसमें ना ये नेगेटिव वर्ड्स में लिखा हुआ है, उल्टा सेंस में लिखा हुआ है, पढ़ कैसे? A retiring auditor may be appointed at an AGM if, कहते जी रिटायरिंग ऑडिटर को एजीएम पे, सब्सिक्वेंट एजीएम पे, जैसे फर्स्ट एजीएम पे रखा था तो थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर एजीएम पे आपको रीअपॉइंट कर लिया जाएगा। इफ, पहला वर्ड ही इज, क्या लिखा हुआ है, नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर, अगर सर तुम कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुए तो हमें तुम्हें रखने में क्या दिक्कत है, हम आपको ही दोबारा रीअपॉइंट कर लेंगे। ये प्रोविजन, फिर आप कहोगे सर अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है तो हमने ये प्रोविजन रखी ही क्यों कि हर साल उसको रिटायर करेंगे फिर उसको रीअपॉइंट करेंगे। सर ये जरूरी है, नहीं तो 5 साल के लिए वो पर्सन क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। फिर तो सर कंपनी भी बाइंड हो गई एंड ऑडिटर भी बाइंड हो गया। अब कम से कम ये प्रोविजन होने से, ये प्रोविजन होने से रिटायरिंग एंड रीअपॉइंटमेंट की कम से कम दोनों सेफ तो हैं। मैं जब चाहूं काम छोड़ सकता हूं कि मैंने कंपनी में काम नहीं करना, मैं अपने क्या कर रहा हूं जी, रिजाइन कर रहा हूं, या कंपनी मुझे निकालना चाहती है, ये लो तुम्हारे सामने। क्लियर? कि सर वैसे तो देखो मैं उल्टा वर्ड के बोल रहा हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें रीअपॉइंट करने में अगर तुम डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। दूसरा पॉइंट, ही हैज नॉट गिवन, ही मतलब ऑडिटर, लिख, ऑडिटर हैज नॉट गिवन, ही का मतलब ऑडिटर, ऑडिटर की बात कर रहे हैं, ऑडिटर has not given to the company a notice in writing of his unwillingness to be reappointed। या फिर सर तुम्हारी ओर से हमें कोई नोटिस अगर नहीं मिला, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती तो तुम मुझे नोटिस इन राइटिंग तो देते, तुम अपनी अनविलिंगनेस मुझे बताते ना कि नहीं सर मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करना चाहता, आपकी ओर से ऐसा कोई नोटिस मिला ही नहीं, तो ठीक है सर आपको ही क्या कर लिया जाएगा, रीअपॉइंट कर लिया जाएगा। या फिर एंड अगला वर्ड क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड एट द एजीएम, और ना ही तुम्हारे अगेंस्ट एजीएम में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। किस बात का, अपॉइंटिंग सम अदर ऑडिटर, कि किसी और को अपॉइंट करो, इस बात का स्पेशल रेजोल्यूशन, या प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, इसको नहीं अपॉइंट करना, इसकी जगह किसी को अपॉइंट कर लो। इतना क्या बुरा कर दिया, ऐसा क्या कर दिया तुमने। अब अगर इस तरह का कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, ना तेरे अगेंस्ट, ना मेंबर्स ने तेरी को कंप्लेंट करी, व्हाटएवर द केस, तो हमें क्या दिक्कत है, हम तुझे ही रिटायर करेंगे एंड उसी साल दोबारा क्या कर लेंगे, रीअपॉइंट कर लेंगे, हमें क्या इशू है। बट अगर तूने कोई डिस्क्वालिफिकेशन, इसको अब सीधी लैंग्वेज में लेके आओ, अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन तुमने क्या करी, अट्रैक्ट करी, हो सकता है कि अपॉइंटमेंट के टाइम नहीं थी, जैसे आपका कोई फाइनेंशियल रिलेशन विद द कंपनी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं था बट बाद में आ गया, तो सर ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुई, आपको कंपनी छोड़नी होगी, हम आपको दोबारा रीअपॉइंट नहीं करेंगे, आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट है कंपनी में, छोड़ो सर। या दूसरा, आपने खुद ही, ऑडिटर ने खुद ही एक नोटिस बनाया, अनविलिंगनेस का नोटिस बनाया और कंपनी को क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया कि मैं आपकी कंपनी में जी नेक्स्ट आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, ठीक है सर छोड़ दो आज ही, हम किसी और को रख लेंगे। या एजीएम के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, किस बात का पास हुआ है, कि आपकी जगह किसी और को अपॉइंट किया जाए, मतलब रिकमेंडिंग द नेम ऑफ अनदर सीए, अनदर पर्सन, कि उसको अपॉइंट करो, मतलब तुझे उतारो, यही मतलब हुआ कि तुम्हें उतारो और उसको अपॉइंट करो। या एक्सप्रेसली कि तुझे उतारना है, तेरी जगह किस मर्जी को रख ले, तेरी जगह किस मर्जी को रख ले बट तुझे काम नहीं करना। तो मतलब सर अल्टीमेटली इन सारे केसेस में आपकी रीअपॉइंटमेंट होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? सो अगर नेगेटिव सेंस में पढ़े, हमें कोई इशू नहीं है कि अगर ये पॉइंट्स आपके अट्रैक्ट नहीं होंगे, हम रिटायरिंग ऑडिटर को ही क्या कर लेंगे, रीअपॉइंट कर लेंगे, जब तक उसकी टर्म पड़ी है। एंड टर्म कितने साल की थी, 5 साल, तो 5 साल हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे पढ़, नो ऑडिटर इज appointed or appointed at the AGM consequences, where at any AGM no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue to be the auditor of the company। और कुछ जरूरी थोड़ा है, जब तेरे अगेंस्ट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है
तो क्या रिटायर, क्या रीअपॉइंटमेंट करना, कंटिन्यू तू ही रख अपने आप को। सिंपल सी बात, जब तेरे अगेंस्ट किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं करी, तो मतलब सब एग्री है तेरे से काम करवाने के लिए, ठीक है सर आप अपना कंटिन्यू करते जाएं। बट मेन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ये ऊपर वाले पॉइंट्स, क्लियर, कि रिटायरिंग ऑडिटर को कब रीअपॉइंट नहीं करना। 3 केस, पहला केस क्या था सर, अगर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुई, क्लियर। नंबर टू क्या था, आपने नोटिस दिया, आपने मतलब ऑडिटर ने नोटिस दिया ऑफ हिज अनविलिंगनेस इन राइटिंग टू द कंपनी कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, या स्पेशली एजीएम के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन क्या हुआ, पास हुआ, रिकमेंडिंग पर्सन किसी दूसरे का नाम, रिकमेंडिंग द नेम ऑफ अनदर सीए, या मे बी एक्सप्रेसली सेइंग दैट ही विल नॉट बी अपॉइंटेड, क्लियर। इन दैट केस आपकी रीअपॉइंटमेंट होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज रोटेशन, यस प्लीज। Rotation of auditors. Applicability of concept of rotation of auditors. ये 139 ही चल रहा है, ये 139 के पार्ट्स हैं, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 4, जैसे ऊपर आपने पढ़ा सबसेक्शन 9, सबसेक्शन 10, ये सारे इसके इनर पार्ट्स हैं, क्लियर। यस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटर्स, सॉरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। एक पॉइंट है यहाँ पे सर, मोस्ट कंपनीज में नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होती हैं, नॉट ऑन एवरी कंपनी जो यहाँ पे आपको दी गई होंगी, क्लियर। रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इवन ऐसी कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में हम ये चाहते हैं एक ही ऑडिटर कंपनी का ऑडिट ना करे, क्योंकि अगर एक ही ऑडिटर कंपनी का ऑडिट करेगा उसको ना सारा मतलब पता लग जाता है, एंड धीरे धीरे उसकी वर्किंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उसको कंपनी का हिसाब पड़ जाता है। सिंपल सी बात है कि मुझे वहां की वर्किंग का पता है, एंड नेक्स्ट टाइम मैं उतनी मेहनत नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं उतने इफेक्टिव वे से ऑडिट नहीं करूंगा जब मैं उससे यूज टू हो जाऊंगा। सिंपल सी बात, कंपनी के साथ मैं यूज टू हो जाऊंगा। और आई थिंक सो एक ही जगह पे जब आप नंबर ऑफ टाइम्स जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशंस बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी। सारी इंफॉर्मेशन आपको किसने देनी है, मैनेजमेंट ने। दिन भर आपकी बात किसके साथ होएगी, मैनेजमेंट के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं मे बी आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। हम चाहते हैं ऐसी कंपनीज में जहां पे हमें मोर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ओपिनियन बहुत सही चाहिए, ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत मस्ट है, हमने प्रोविजन ही चेंज कर दी, हमने रोटेशन एप्लीकेबल कर दी कि ऑडिटर, एक ही ऑडिटर कंपनी का ऑडिट नहीं करेगा रोटेशन के साथ। अब जैसे मेरी फर्म आपने अपॉइंट कर ली, मैसर्स दीपक आर गोयल एंड एसोसिएट्स आपने क्या कर ली, अपॉइंट कर ली। लगातार मैं ही उस कंपनी का ऑडिट कर रहा था एज अ पार्टनर। जो साइन होते थे, जो ऑडिट होता था, धीरज गोयल नीचे मेरा मेंबरशिप नंबर, पार्टनर की स्टैंप, मैं अपने साइन करके आता था। अब वहां के मेंबर्स चाहते हैं कि धीरज ही इस कंपनी का ऑडिट ना करे, इसके जो अदर पार्टनर्स हैं, दैट मींस रोटेशन बेसिस पे कभी कोई, क्योंकि हर पर्सन के ऑडिट करने का वे क्या है, अलग है। ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, क्लियर। हर पर्सन का काम करने का वे अलग है, और हम नहीं चाहते एक ही पर्सन कंपनी में काम करे। वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होगा, कहीं ना कहीं उसकी वर्किंग जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी। हम तो ये मानते हैं इफेक्ट हो सकती है। हम चाहते हैं जी रोटेट करवाओ। रोटेट करवाने का मतलब क्या है, अगर इस साल का ऑडिट आपने करा या 2 साल हो गए आपको ऑडिट करते हुए, नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट आपने साइन करेंगे, कोई और करेगा, कोई आपका अदर पार्टनर और करेगा। दिस इज कॉल्ड एज रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। पढ़िए, द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज एप्लीकेबल टू, सबसे पहला किन के ऊपर, इनको तो वैसे नहीं छोड़ेंगे। लिस्टेड के केस में तो हम ये चाहते हैं हर बार जो भी ऑडिटर आए एंड स्टीक रिपोर्ट निकाल के दे, जिसको वर्ड बोलते हैं कि मतलब कंपनी की जो एक्चुअल पोजीशन है ना वो प्रोवाइड करे, और वो ऐसा ही पर्सन करेगा जो फुली इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि अगर तुम्हारा कंपनी में किसी ना किसी वे से इंटरेस्ट है तो सर आप इंडिपेंडेंट होके काम नहीं कर सकते। आप कंपनी की फेवर में ही रिपोर्ट दोगे, ऑनर्स की फेवर में कभी भी रिपोर्ट नहीं दोगे, क्लियर। तो लिस्टेड कंपनी की केस में तो रोटेशन मस्ट है जी, एप्लीकेबल। आगे, एंड all companies, yes, all companies belonging to such class or classes of company as may be prescribed, and ये prescription आपको पता है किसमें given होती है, rules के अंदर। next one, yes,
फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर नंबर ऑफ टाइम्स केस स्टडी भी बन चुकी है, क्लियर। इवन मतलब पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ इसमें से कवर अप होता रहा है हर पॉइंट्स में। यस, क्लासेस ऑफ कंपनीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन, इनके ऊपर, इन कंपनीज के ऊपर भी रोटेशन एप्लीकेबल होगी। नॉट ओनली सिंगल ऑडिटर, एवरी टाइम जो ऑडिटर है वो रोटेट किया जाएगा, कोई और पर्सन इस कंपनी का क्या करेगा, ऑडिट करेगा। यस प्लीज। पहली बात, ऑल क्या लिखा हुआ है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। एक चीज बताओ तुम्हें, थोड़ी सी अगर मैं नॉलेज यहां से एक चीज प्रोवाइड करूं, हम पब्लिक कंपनीज के ऊपर हार्श प्रोविजन रखेंगे या प्राइवेट कंपनीज के ऊपर? पब्लिक के ऊपर। एंड अगर उनको मैंने कवर अप करना है, इन प्रोविजंस के अंदर कवर अप करना है, तो जितनी भी थ्रेशोल्ड लिमिट्स होंगी वो कम से कम रखूंगा, ताकि तुम जल्दी से जल्दी क्या हो जाओ, कवर, क्योंकि मैंने आपको कवर करना है। तो पहला पॉइंट पढ़ना, क्या लिखा हुआ देख, पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड, लिस्टेड तो पहली कवर है, लिस्टेड तो विदाउट एनी थ्रेशोल्ड है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में देखियो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी लिखी हुई है, 10 करोड़। ये इतनी स्मॉल अमाउंट इन्होंने लिखी है सो दैट कि जल्दी जल्दी पब्लिक कंपनी सारियां कवर हो जाए, मोस्ट ऑफ द पब्लिक कंपनीज क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। और उसी के नीचे देख, प्राइवेट कंपनीज के लिए कितना लिखा हुआ है, 50 करोड़। प्राइवेट कंपनी 50 करोड़, बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो कहने का मतलब, हम जिन कंपनीज का ऑडिट करते हैं, मैं जिन कंपनीज का ऑडिट करता हूं, उनकी तो पेड अप शेयर कैपिटल लाखों में है। पेड अप शेयर कैपिटल, कैपिटल होना अलग चीज है, टर्नओवर होना अलग चीज है, माइंड इट। कैपिटल है जिससे तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो, टर्नओवर है जो तुम्हारी नेक्स्ट ऑन परचेज सेल डेली चल रही है, वो इन करोड़ भी हो सकती है, क्लियर। एंड आपकी कैपिटल इन लैक्स भी हो सकती है। तो सर कहने का मतलब, आपा तो जितने मर्जी साल ऑडिट करें, हमारे पे तो ये रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं होता। एंड अगर मेरे पास कोई पब्लिक कंपनी है भी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मान लो 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, तुम्हारे पे रोटेशन तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तुम्हारे पे तो रोटेशन एप्लीकेबल ही नहीं है। तुम तो चलते जाओ सर, वो क्लाइंट तुम्हारा ही है, तुमने ही उसका हर साल क्या करना है, ऑडिट करना है। आपको रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, आपके केस में वो टर्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको 5 साल ही मिलेंगे, 10 साल ही मिलेंगे, क्लियर। तो सर अल्टीमेटली तुम्हारे पे रोटेशन है ही, समझे बात। लिस्टेड कंपनी में हर 5 इयर्स के बाद या जिस भी टर्म के बाद, लेट इट बी 10 साल के बाद, ऑडिटर चेंज होगा ही होगा। मैं यहां पे बात क्या कर रहा हूं सर, रोटेशन मींस, एक बात बताओ, आपने रीड आउट किया इंडिविजुअल की टर्म कितनी होती है, फर्म की टर्म कितनी होती है, ये कंसेक्यूटिव ईयर्स, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, क्लियर। मतलब इंडिविजुअल के केस में 1 टर्म एंड फर्म के केस में कितनी मिलती है, 2 टर्म। सर अगर तुम रोटेशन के अंदर आते हो, अगर रोटेशन का सेक्शन तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है, 5 साल बाद तेरे 5 साल, लेट इट बी सर आप ABC एंड एसोसिएट्स, ये सीए फर्म है, ABC एंड एसोसिएट्स, तुम्हारे 5 साल या 10 साल अगर कंप्लीट हो गए ना, तुम कंपनी में दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते कुछ टाइम पीरियड के लिए, कूलिंग पीरियड तक, कूलिंग पीरियड तक, जिस टाइम आपको फ्रीज कर दिया जाएगा, योर कंपनी विल नॉट बी अलाउड, नॉट अलाउड। अब इस कंपनी का ऑडिट, एक्स लिमिटेड का ऑडिट, कोई दूसरी सीए फर्म, कोई दूसरा सीए इंडिविजुअल करेगा, आप नहीं करेंगे, बिकॉज इनके ऊपर रोटेशन क्या है, एप्लीकेबल है, क्लियर। टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, क्लियर, प्लस इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए, क्योंकि सर एक चीज बताओ, जो पर्सन 5 साल 10 साल कंपनी में काम कर चुका, यार 10 साल में तो बहुत रिलेशंस आपके बन जाते हैं, आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो, तो आपको क्या कर देंगे, कूलिंग पीरियड में डाल देंगे, सर अब आपकी बारी खत्म, नेक्स्ट ऑन आपकी जगह कोई और आए। इवन मेंबर्स तो इतने वो होते हैं, इतने वो होते हैं, वो डायरेक्टली पता क्या वर्ड बोलते हैं, हम तो ये चाहते हैं 5 साल तो छोड़ो, 5 साल के बाद तुम्हें तो रखना ही नहीं है, हम तो ये भी कह रहे हैं कि जितना टाइम तुम काम करोगे, जितना टाइम तुम काम करोगे, जैसे फर्म है ये 10 साल काम कर रही है ना, 10 साल भी ना, तुम्हारे जितने पार्टनर्स हैं बदल बदल कर आए, कभी कोई करे, कभी कोई करे, कभी कोई करे, समझ रहे हो बात। मतलब मेंबर्स अगर चाहे तो ये भी करवा सकते हैं, नहीं 10 साल के बाद तुम्हारी फर्म की रोटेशन तो होएगी होगी, तुम तो दोबारा रीअपॉइंट होने नहीं वाले, तुम्हें 5 साल कूलिंग पीरियड में जाना होगा, 5 साल के लिए
इस कंपनी में तुम्हारी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। क्लियर है बात? आगे पढ़िए। ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, All private limited companies having paid up share capital of rupees 50 crore or more. बिल्कुल सर। एंड ऑल कंपनीज, All companies having paid up share capital below the limits mentioned in A and B above, but having public borrowing from financial institutions, banks or public. अच्छा, या फिर ये किसके लिए कंडीशन आ गई सर? ये दोनों के लिए। अच्छा, ऐसी कंपनीज बहुत होती हैं जिनमें पेड अप शेयर कैपिटल तो कम है, जैसे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल तो आपकी कितनी है? 10 करोड़ से कम है। या प्राइवेट कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल तो 50 करोड़ से कम है। तुम तो कह रहे हो जी हमारे पे रोटेशन एप्लीकेबल नहीं होगी, बट तीसरी कंडीशन कहते तुम ऊपर वाले 2 पॉइंट्स में तो नहीं आए, बट अगर तुम्हारी जो पब्लिक बोरिंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स या पब्लिक डिपॉजिट अगर आपके कितने हैं? 50 करोड़ और अबव, चाहे पब्लिक कंपनी चाहे प्राइवेट कंपनी, हो सकता है ए बी पॉइंट, फर्स्ट वाले जो ऊपर आपके पॉइंट है उनमें तुम फॉल नहीं करे, बट अगर इसमें फॉल कर गई कि तुम्हारी पब्लिक बोरिंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स 50 करोड़ और अबव हैं, देन अगेन आपके ऊपर रोटेशन क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। बहुत कंपनीज ऐसी हैं शेयर कैपिटल कम रखती हैं, बोरिंग ज्यादा रखती हैं। समझ गए ना? तो इन्होंने तो कवर हर पॉइंट से कर दिया कि सर अगर मान लीजिए आप ऊपर वाले पॉइंट्स में कवर नहीं होते, ये मत सोचना रोटेशन नहीं लगेगी। एक कंडीशन और है, हर कंपनी में अगर तुम्हारी पब्लिक बोरिंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स 50 करोड़ और अबव हैं, देन सर रोटेशन आप पे एप्लीकेबल होगी। क्लियर? तो कहने का मतलब, पहला लिस्टेड कंपनी, दूसरा अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी? 10 करोड़ और मोर, प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर। एंड अगर तुम ये पेड अप शेयर कैपिटल वाले में नहीं आते, बट तुम्हारी पब्लिक बोरिंग्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स या पब्लिक डिपॉजिट्स 50 करोड़ और अबव हैं, देन आपके ऊपर रोटेशन एप्लीकेबल होगी। एंड द लास्ट इज द कांसेप्ट ऑफ, पढ़िए, The concept of rotation of auditors shall not apply to OPC. 1 पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनीज के केस में। क्लियर? अब तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आप लेटेस्ट पढ़ चुके, 2 करोड़ 20 करोड़। क्लियर? पेड अप शेयर कैपिटल आपकी 2 करोड़ एंड टर्नओवर आपकी कितनी? 20 करोड़, जो लेटेस्ट आप लोगों की अमेंडमेंट आई थी। क्लियर? सो इनके ऊपर ये बिल्कुल भी एप्लीकेबिलिटी नहीं। क्लियर वो कॉन्सेप्ट? सो रोटेशन हर एक के केस में एप्लीकेबल नहीं है। कहीं आप सोचो कि सर हमारा क्लाइंट हमारे हाथ से जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर? अब इतना बड़ा लेवल होना नहीं होता सर जल्दी जल्दी कि पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी की 50 करोड़ या पब्लिक बोरिंग्स 50 करोड़ से ऊपर हो, बहुत रेयर कंपनीज होती है। तो यूजुअली जो कंपनीज होती हैं वो तुम्हारे अंडर ही रहती हैं, हर साल तुम ही उसका क्या करोगे? ऑडिट करोगे। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ जी? कोई डाउट? नेक्स्ट वन मैनर का जो है ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आज हमने सबसे पहले अपॉइंटमेंट, नंबर 2 रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, एंड नंबर 3 रोटेशन का हल्का सा कॉन्सेप्ट हमने क्या किया? कंप्लीट किया। एंड यहीं से नेक्स्ट ऑन टॉपिक, कल का लेक्चर हमारा और बढ़िया होने वाला है, क्योंकि रोटेशन के काफी सारे पॉइंट्स, काफी सारी न्यू चीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट। एंड आफ्टर दैट आई थिंक सो आपकी पहले कॉस्ट की क्लास होगी। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है जी।